अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और जो लोग यूरोप में रहते हैं, वो आजकल कुछ ख़बरें पढ़ते होंगे जो कि पूरी की पूरी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से और पाकिस्तान के बिके हुए मीडिया की तरफ से ऐसी आ रही हैं कि शायद कुछ अरसे में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दो मुसलमान मुल्कों के अंदर जंग हो जाएगी। और इसको ख़ास तौर पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और ये सब करने की कोशिश की जाती है कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो बुनियादी तौर पर बहुत एहसान फरामोश हैं और वो देखें हमने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और आज हमारे सर के ऊपर वो गोलियाँ बरसा रहे हैं। अभी चमन का जो वाक़या हुआ है, चूँकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन रहा हूँ, तो मुझे इस वाक़े की संगीनी का भी अंदाज़ा है और मुझे इस वाक़े की वजूहात का भी पता है। वाक़या बुनियादी तौर पर अड्डा कहूल और संगीन मंडी इस इलाके के अंदर हुआ है। ये बॉर्डर के ऊपर गांव हैं जिन गांव के अंदर मल्लेज़ई और अशेज़ई और अचकज़ई ट्राइब्स हैं वो रहते हैं और उनका एक दरवाज़ा पाकिस्तान में खुलता है और दूसरा दरवाज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में खुलता है। और इस तरह करते ये हैं कि यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, गंदम, चीनी, आटा, चावल, जो फूड स्टफ़ होता है वो लोग लेके चले जाते हैं और वहाँ से वो फ्रिज ले आए, टीवी ले आए और इस तरह के आइटम या ड्राई फ्रूट्स हैं वो आते हैं। एक तो ये है कि उनके ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक आ रहे होते हैं और यहाँ से भी ट्रांजिट ट्रेड जा रही है, वो तो एक रेगुलर उनका फीचर है अभी। लेकिन होता यह है कि सामान अगर वो जापान से कुछ सामान मंगवाया है और वहाँ जाके वहाँ पहुँच गया पाकिस्तान, तो वहीं उसको खोलते हैं, खोल के वापस आ जाता है। यहाँ से आटा और खाद तक जाते, खाद तो सेंट्रल एशिया तक जाते। ये होता ही रहा है कि यहाँ पर कभी कभी आपस में तालिबान जो थे वो और इनकी जो लोग थे वो उनको ओवर पावर करके ये लोग स्मगलिंग करते थे और उस भत्ताखोरी के चक्कर में, जो कि हमारे यहाँ तो मुस्तकिल है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं वहाँ होता था कम से कम 6 से 7 एजेंसियाँ ऐसी थीं कि जो इन स्मगलर से भत्ता लिया करती थी और ये बड़ी खुशी से उनको दिया करते थे। उनको कहते करारदाद, मासरा करारदादों का, मेरे साथ करारदाद करो। यानी एक करारदाद पाकिस्तान थी और एक करारदाद चमन थी, जिसके अंदर कहा जाता था कि इतने बोरियां हमारी एक जाएंगे तो ना मलेशिया चेक करेगा, ना लेवीज चेक करेंगे, ना FIA वाले चेक करेंगे, ना कोई कस्टम वाले चेक करेंगे। वो ट्रक वहाँ से गुजरता जाएगा और वो ट्रक वहाँ से आता जाएगा और हम आपका शाम के वक्त या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हिसाब कर लेंगे। ये ऐसी एक्टिविटी थी कि जो अहमद करज़ई के ज़माने में भी, अशरफ गनी के ज़माने में भी, पाकिस्तान के ज़माने में भी चलती रही। इसी जगह से मैंने अपनी आंखों से हज़ारों को स्मगल होते और 4-4 हज़ार रुपये फ़ी हज़ारा वो लेते देखा है, जिस ज़माने में उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के ज़माने में चल रही थी। इन ह्यूमन स्मगलिंग भी होती रही है, ये कुछ भी। ये बेसिकली वहाँ इंटरेस्ट क्लैश था जिसके अंदर फायरिंग हुई, जिसको ये बताया जा रहा है कि ये तालिबान की फोर्सेस ने, क्योंकि ज़ाहिर बात है तालिबान हुकूमत जो है वो बंदूक वगैरह तो बेचारे पहनते नहीं, सॉरी वर्दी वगैरह तो बेचारे पहनते नहीं, तो उसको उन्होंने एक बना के कोशिश की है कि शायद उन्होंने ये गोलाबारी की है या इस तरह की सूरत हाल है। इस क्लैश को इससे पहले भी 2-3 दफ़ा क्लैश हो चुका और ये पहला क्लैश नहीं है। जिस ज़माने में वहाँ पर नजीबुल्लाह की हुकूमत थी, मैं वहाँ चमन में होता था, सारी रात असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो एक ट्रेंच के अंदर बैठा रहता था, क्योंकि इधर बोगरा का रेस से नूरज़ई होते थे, वकील समद होता था उसका सरबरा। वो नूरज़ई उधर से अचकज़ई पे हमला करते थे और अचकज़ई का इस्मतुल्लाह मुस्लिम होता था, वो वहाँ से हमला करता था, वो उसका कमांडर था और हम बीच में चमन के शहरी जो थे वो सारी रात जो थे अल्लाह अल्लाह करते गुजारा करते थे। लेकिन उसको इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है जैसे कि ये मौलाना हिब्बतुल्लाह ने ख़ास तौर पे कहा कि जनाब आप जाएं और पाकिस्तान पे हमला कर दें। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो अगले दिन डिप्टी कमिश्नर ये ऐलान न करता कि बाब दोस्ती खुला रहेगा। बाब दोस्ती चूँकि खुला इसलिए रहेगा क्योंकि वहाँ आपकी स्मगलिंग होती है। आप डिप्टी कमिश्नर साहब को चमन के अचकज़ई जिंदा न रहने दें अगर उनका बाब दोस्ती बंद कर दिया जाए और उनका रिस्क का सामान जो है ख़त्म हो जाए। कोयटा की मार्केटें उससे आबाद हैं, कराची की मार्केटें उससे आबाद हैं, खुद चमन की जो माल रोड है वो उससे आबाद है और बहुत सारे उनके बाज़ार हैं जो जिसके अंदर ये दुकानें हुआ करते हैं। तो एक तो मैंने आपको इस वाक़े के हिसाब से बात बता दी। दूसरा बताया जाता है कि जनाब फेंस हमने 95% फेंस कर दिया है और उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा करें कि साग डार साहब फरमाते हैं कि हमारी गंदम हमारी और यूरिया ये
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तक स्मगल हो रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है। पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी फेंस के बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि वहाँ स्मगल होकर जा रही है, तो हमें तो पता है कि आपके अपने ही लोग हैं कि जो उसको वहाँ पर भेज रहे हैं और वो आगे जाके स्मगल होके पूरी सेंट्रल एशिया को सप्लाई होती है। तो बॉर्डर फेंस, हम पहले दिन कहते थे कि बॉर्डर फेंस जो है ये बेसिकली ट्रस्ट के ख़िलाफ़ है। उसको उन्होंने कहीं कहीं तालिबान, लोकल तालिबान ने भी जो है, हमारे टीटीपी वालों ने भी तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने भी की। वो ज़रूरत के वक्त बिल्कुल, और ज़्यादा ये जो 1200-1300 किलोमीटर का इलाका है, इसमें ज़्यादा 1 किलोमीटर टूटी हो गई। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो इस रजीम चेंज के साथ वाबस्ता है, जिसके साथ हर चीज़ जो है वो तब्दील हुई है। रजीम चेंज जो है, इमरान खान की हुकूमत से पहले तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थीं वो टीटीपी के साथ एक मुआहदा बड़ी स्मूथली चल रहा था। मैं बहुत ज़ाती तौर पे मुझे पता है कि उस मुआहदे कम से कम 3000 के करीब लोग जो थे वो यहाँ से रिहा किए गए थे टीटीपी के, और मुआहदा स्मूथली चल रहा था और वो उसके अंदर मेन फोल्ड के अंदर आ रहे थे। बहुत खुश थे कि हमारे साथ ऐसे हम पे मसलत की गई थी जंग, ये जंग जो है हमें फिर दोबारा नहीं उसमें जाना, हम आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो जो रेडियो होता था सवात का इंचार्ज मुस्लिम खान, उसको तो फांसी की सज़ा हो गई थी, जिसको माफ़ करवाया गया। और यहाँ लेकिन जैसे ही रजीम चेंज हुआ तो अमेरिकन ने कहा तुमको हमने सुलह का मैंडेट तो दिया ही नहीं था, खबरदार रुक जाओ यहीं पर। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अफ़गानिस्तान के बजाय अगर सिर्फ बलूचिस्तान के उस खत्ते को देखें, 74 से लेके 77 तक कम से कम 3-3.5 साल जो थी ये इंसर्जेंसी रही। 6,000 जो थे वो बलोच बेचारे शहीद हुए, इसी तरह 3-1,000 पाकिस्तान फ़ौज के लोग शहीद हुए। मैं शहीद ही कहूँगा क्योंकि बेचारे मासूम लोग मारे गए। जंग थी अमेरिका की और रूस की, और उसके दरमियान ईरान को बलोच इंसर्जेंसी से बचाना था और मारा गया बेचारा बलोच। लेकिन जैसे ही ज़िया हक ने आके उनको आम माफ़ी का ऐलान किया, आप सोच सकते हैं कि 1977 से लेके मैं वहाँ 2004 तक रहा हूँ। मैं 79 के एंड के करीब में वहाँ पहुँचा था। आप देखें कि इस 20 साल के अंदर इस तरह का अमन था कि हम 2-2, 3-3 बजे रात जो थे 50-50 मील दूर कुचलाक में, चमन में, उसके बाद सरनान में, और उसके बाद जैसे जड़ाबंद, कहाँ जाके हम चाय पीने जाया करते थे। वो जो उनके पुराने छोटे छोटे कवा खाने होते हैं, रोड साइड होटल होते हैं, और हमें कोई खौफ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही 9/11 आया है तो उसके बाद ये सारी की सारी जंग जो है ये वापस आ गई, सारा का सारा गोला बारूद वापस आ गया। किसा खानी बाजार पर रौनक हो गया था 88 में, जिस वक्त ये अफ़गानिस्तान से रूस चला गया है तो जहाँ अमन और सुकून था। लेकिन जैसे ही अमेरिका वहाँ से वापस आया तो ये सारी सूरत हाल जो है ये वापस आ गई। इसका मतलब था कि अगर टीटीपी को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता, बलोचों को असला भी लाने दिया गया, खैर बख्शमरी के लोग असला ले आए वापस, उसके बाद ताला मैंगल के लोग वापस ले आए, जहाँ भी अगर आने दिया जाता तब भी कोई मसला नहीं, उसको रजिस्टर कर लिया जाता। लेकिन उसको कहा खबरदार। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका ने वहाँ दाइश को ख़ास तौर पे इस्टेब्लिश किया था। आपको याद होगा कि एक ज़माने में हेलमंद में जब उन्होंने दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की तो दाइश के ज़रिए हमला कराया था। और आप हैरान होंगे कि जब तालिबान ने वहाँ पर उन पर कब्ज़ा किया तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर आए थे और दाइश के लोगों को उठा के शुमाली इत्तेहाद के इलाकों में लेके चले गए थे। अफ़गानिस्तान इस वक्त माशी तौर पर भी स्टेबल हो चुका हुआ है। अफ़गानिस्तान का डॉलर पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मजबूत है, उसकी करेंसी मजबूत है। डॉलर 84 का है, हमारे यहाँ तो 250 से भी ऊपर जा चुका है। अफ़गानिस्तान जो है वो तुर्कमानिस्तान से बाकायदा गैस ले रहा है और बहुत सस्ते दामों ले रहा है। अफ़गानिस्तान में वो रेलवे लाइन जो कभी हमारे यहाँ बिछनी थी वो अब उन्होंने वाखान कॉरिडोर के जरिए चीन ने वो बिछा दी है और वहाँ से अब रेलवे लाइन से उनका आमदरफ्त भी शुरू हो गई है। अफ़गानिस्तान जो है वो ईरान से सस्ता तेल ले रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है उसने हमसे बेवफाई की है। अब बेवफाई की सिर्फ एक छोटी सी याददाश्त, अरबाब हल्ल-ओ-अक़द पाकिस्तान, 2004 में एक रिपोर्ट पेश हुई थी सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में, उसका नाम था US पाक रिलेशंस 2004 में, और 2001 में अमेरिका आया है। ये 2004 अप्रैल में पेश हुई है। कोई भी जाके सेनेट की लाइब्रेरी में वो रिपोर्ट निकाल के देख सकता है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। उसके अंदर 2001 के सितंबर से लेके अप्रैल 2004 तक आप खुद सोचें
कि ये 3 साल भी नहीं बनते, 2.5 सालों में वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने हमें 3 हवाई अड्डे दिए, वहाँ से 57,000 दफ़ा अमेरिकी जहाज़ उड़े और 57,000 सॉर्टिस कहते हैं उसको वो की, और किन पे गम बरसाए? अफ़गानों पे, जिनको हम कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो एहसान फरामोश हैं। वहाँ से कुछ 650 के करीब लोग आए, हमने पकड़ के ग्वांतानामो बे में दिए और उनसे हमने पैसे कमाए, जिनमें से 99.9% लोग जो हैं वो बेगुनाह होकर वापस आए। हमने उनकी इंटेलिजेंस सपोर्ट दी अमेरिकन को, हमने उनके खिलाफ करजई को रेड कार्प का रिसेप्शन दिया जो कि अमेरिका का बिठाया हुआ सरबराह था। हमने अशरफ गनी को यहाँ रेड कार्प पर रिसेप्शन दिया जो कि उनका हमने उस वक़्त जो है हमारे पाँव कांपे जब अमेरिका के पाँव कांपे। मैं याद रखिए सूरत हाल इस वक्त एक है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को भी डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है और उसके रास्ते वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान का प्रेस इंतहाई गंदा रोल अदा कर रहा है। वो कभी औरतों की बात छेड़ता है कि वहाँ औरतें ठीक नहीं, हालांकि मैंने कई दफ़ा तस्वीरों पे ट्विटर अकाउंट में भी उन यूनिवर्सिटी की ख़वातीन की, उन मेडिकल कॉलेज के ख़वातीन की जो कन्वेंशन जो है, कॉन्वोकेशन जिसको कहते हैं, उसकी बाकायदा मैंने उनकी वीडियोस भी शेयर की हैं बार दफ़ा। आप भी जाएँ, आपको मिल जाएंगे उनकी वीडियो जो हैं। अगर आप अल-अमारा की जो वेबसाइट है, उनकी जो अपना है यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन किया क्या जा रहा है कि यह जब दोनों लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा मफाद किसका मजबूत होगा? इंडिया का मजबूत होगा। अगर इंडिया का मजबूत होगा तो फिर अमेरिका का मजबूत होगा। और अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, पाकिस्तान के अंदर माशी खुशहाली ना आए। क्योंकि अगर हम डिस्टेबलाइज रहेंगे, अगर हमारे यहाँ अमन नहीं होगा तो हमारे यहाँ सी पैक नहीं चलेगा, हमारे यहाँ सी पैक नहीं चलेगा तो चाइना का इंटरेस्ट कामयाब नहीं होगा, हमारे यहाँ चाइना का इंटरेस्ट कामयाब नहीं होगा तो अमेरिका का कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद याद रखिए, ये सब के सब सारे मामलात के अंदर एक वक्त बहुत करीब मुझे लगता है आने वाला है, और वक्त वो है कि जब इस पूरे ख़ित्ते के बॉर्डर्स जो हैं रसूल अकरम की उस हदीस के मुताबिक बिल्कुल से कहते हैं रहेंगे नहीं, क्योंकि खुरासान से झंडे उठने हैं और वो बैतुल मक़दस में जाने हैं, बैतुल मक़दस से लश्कर आना है और यहाँ से होता हुआ उसने हिंद को फ़तह करना है। हम लोग भी उसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन वक्त वो आ गया हुआ है कि जब इस पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए भारत की फ़ोर्स इस्तेमाल की जाएगी। आपने फरमाया ख़राब अल हिंद मिन सिंध, सिंध की ख़राबी हिंद से होगी, हमारी शामत इंडिया से आएगी। वह ख़राब अल हिंद मिन चीन, और इंडिया की शामत चीन से आएगी। इस वक्त क्या वाकई रसूल अकरम की हदीस आपको दुरुस्त नहीं लगती? क्या 1400 साल पहले कभी जब हम इंडिया का हिस्सा था, हम सोच सकते थे कि 1400 साल पहले कभी चंद्रगुप्त मौर्य उतर के यहाँ पर हमला करेगा, हुकूमत करेगा? वो तो खुद हुकूमत कर रहा था इस वक्त खत्ते के ऊपर, ये तो उसका हिस्सा था। क्या गुप्ता ने यहाँ पर लड़ाई लड़नी होती है तो उसका हिस्सा था। आज पाकिस्तान उसका दुश्मन है जो कभी उसका हिस्सा होता था। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की पूरी मिस्ताक है। चीन की कभी लड़ाई नहीं हुई थी अपने पड़ोसियों से। आज चीन की 1962 से लेके ऑनवर्ड मुस्तकिल एक जिसे कहते हैं बॉर्डर जो है सिमरिंग करता रहता है, आग उसके अंदर जिसे कहते हैं और धुआं उठता रहता है। अब वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया पे हमला नहीं करेगा, वो यहाँ करेगा। तो ये वो हालत है कि जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।